अब हम लोग बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, ठीक। तो देखिए थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट होता है क्या। यदि मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई क्या है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है, इसका अगर हम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें, बात से सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आपका मेटल है, कुछ भी है, इसका टेम्परेचर हमने 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी या कमी हो जाएगी, ठीक। इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, कमी हो जाएगी, कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या लिखा है, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप गुणांक, क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। मैं फिर से बता दूं कि किसी भी चालक में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में क्या आती है, परिवर्तन होता है, कमी होगी या बढ़ेगा, उसको क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक। ताप गुणांक कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका नाम सही क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक बेटा। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अभी बताएंगे बाद में, ठीक। चलो बता देते हैं, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, अल्फा से। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, या कह सकते हैं इसको प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आरटी क्या है, आरटी क्या है, हमने टेम्परेचर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे टेम्परेचर देने पर रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं टेम्परेचर को देने के बाद जो रेजिस्टेंस उसका बोलेंगे हम लोग आरटी। R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल मतलब पहले वाला रेजिस्टेंस, जैसे हमने उसको टेम्परेचर नहीं दिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर क्या था, R0 था, ठीक। और जब टेम्परेचर दे दिया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, RT, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, RT हो गया, ठीक। अब दोनों परिवर्तन क्या होगा, इससे ये चेंज हुआ ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, तो क्या आ जाएगा, परिवर्तन जब निकालते हैं तो बाद वाले में पहला घटाते हैं, ठीक। तो बाद वाला क्या है, RT है, पहले वाला R0 है, इतना क्लियर है। अब ध्यान दो, यहीं से तुम्हारा अल्फा निकलेगा, कैसे निकलेगा वो बताने आ रहे हैं। अब देखो ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, ठीक, वो क्या होता है, जो आपका इनिशियल प्रतिरोध है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, इनिशियल क्या है, प्रतिरोध आपका R0 है, इसके समानुपाती क्या होगा, जो प्रतिरोधों में परिवर्तन होगा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसको इक्वेशन मान लो आप 1 मान लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके, टेम्परेचर के भी समानुपाती है, टेम्परेचर के कारण ही तो हो रहा है, अगर टेम्परेचर ना दो तो होगा कुछ, R0 पे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर के भी समानुपाती हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि R नॉट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R नॉट लिख सकते हो? कोई डाउट? सो अब देखो यहां से हमको पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको जब हटाते हैं तो एक क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। चाहे आपका ओम का नियम हो, चाहे कोई भी नियम, चाहे आपका फैराडे का नियम हो, हर नियम में कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं R नॉट T अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट। हुआ? यही आपका अल्फा है, प्रतिरोधता गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू T। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू। ठीक, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग सबकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, क्या हुआ, चले तो चले। ठीक, अब देखो इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। पूछेगा कंडक्टर जो है उसका ताप गुणांक क्या होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर का नेगेटिव होगा। और उसके बाद आपका क्या आता है, सेमीकंडक्टर का बेटा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, चालकता। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं चालकता के बारे में। इसको बंद कर दो। चालकता, चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये कह सकते हैं कि ये धारा का दोस्त है। जैसे रेजिस्टेंस क्या था, धारा का दुश्मन था, ये क्या है, आपका धारा का दोस्त। रेजिस्टेंस क्या करता था, धारा को रोकता था, लेकिन ये धारा को जाने देता है, मदद करता है इसकी। ठीक, तो कंडक्टेंस क्या है कि पदार्थ का वह गुण, या कह सकते हैं चालक का वह गुण जो धारा को फ्लो होने में मदद करता है, वो चालकता कहलाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यह चालक का गुण है, चालक का गुण है। ठीक है, जो धारा के प्रवाह में मदद करता है, प्रवाह में मदद करता है। क्लियर है? अब बेटा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक, इसको कैपिटल जी से, कैपिटल जी बराबर 1/r, या कह सकते हैं कि ये जो होता है बेटा चालकता जो होती है, ये क्या होती है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक, प्रतिरोध क्या करता, रोकता था, ये जाने देता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चालकता अपॉन प्रतिरोधकता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, G = 1/r। अब चलो इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की। तो बेटा इसकी दो यूनिट है,
महो, मतलब ओम को उल्टा बनाओ, ये ओम है, इसको उल्टा बनाओ, महो हो गया। ठीक, और एक होती है आपकी साइमन, क्या होती है? साइमन। ठीक, अब देखो हमने बताया था कि समांतर क्रम में, आ रहा है? समांतर क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये थी। इसी कंडीशन में अगर हम चालकता की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी? G इक्वल टू G1 प्लस G2। क्लियर है? उल्टा हो जाएगा। ठीक, और अगर हम श्रेणी में बात करें, श्रेणी क्रम में, तो 1/G इक्वल टू G1 प्लस G2। तो ये तो हो गया आपका चालकता। अब एक होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/ρ। ठीक, अगर इसका मात्रा की बात करें तो इसका यूनिट होता है महो पर मीटर, या कह सकते हैं साइमन पर मीटर। क्लियर है? तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हो, एक ही बात है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं। वर्क पावर एनर्जी, पहले हम वर्क बात करते हैं। वर्क क्या होता है? ठीक, मतलब कि जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होता है? कुछ दूरी तय करती है। जैसे मान लीजिए वस्तु है, आपकी गेंद है, ठीक, अब गेंद पे हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया, तो ये गेंद यहाँ पहुंच गई, पहुंच गई, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? डी हो गई। तो अगर हम वर्क बोलेंगे तो क्या होगा? बल गुणे दूरी तो होगा। तो वर्क इक्वल टू होगा F इंटू एस का हो चाहे डी का हो, एक ही बात है। उसको चाहे एस का चाहे जो हो, ठीक, या कह सकते हैं हमने डी माना है तो डी मान लो, दूरी को हमने क्या माना है? तो डी माना है, तो W इज इक्वल टू। अब एक नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहले समझो ऊर्जा होती क्या है। कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य। मतलब किसी कार्य को करने के लिए तुमको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना। जितनी तुम्हारे पास एनर्जी होगी उतना ही तो काम करोगे। मैं तुम्हारे पास एनर्जी खत्म होगी तो क्या सो जाओगे ना बैठ के? काम करोगे। एनर्जी जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो तुम, ठीक, जैसे मान लो खेत में हल जोत रहे हो, फड़वा मार रहे हो, फावड़ा मार रहे हो, तो तुम्हारे पास एनर्जी होगी तभी तो काम करोगे, तभी तो फावड़ा मारोगे। जब तुम्हारी एनर्जी खत्म, तुम लेट गए। तो क्या पता चला? इससे पता चला कि कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य। ठीक, तो ऊर्जा, अब देखो एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। हम सिर्फ फॉर्मूले बता रहे हैं, mgh हो गई। दूसरी होती है गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? बाकी ऊर्जाएं बहुत होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक, ये सब बहुत सी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें। इलेक्ट्रिक एनर्जी की
तो एनर्जी क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर टी वी आई टी। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब हम कहां पे थे, ऊर्जा का संचरण का नियम। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉड को इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना। सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे सामने, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, ना उत्पन्न हो रही है ना नष्ट हो रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका शक्ति। शक्ति हो, श्रद्धा कपूर के पापा नहीं बोल रहे, हम बात कर रहे हैं शक्ति की, बात कर रहे हैं पावर की। नंदू सबका बंधु कहता नहीं, राजा बाबू पिक्चर में, नंदू सबका बंधु। ठीक, अब पावर क्या है, पावर मतलब कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी, और W इक्वल टू क्या होता है, mg h बाई टी का हो, चाहे हाफ mv स्क्वायर बाई टी का हो, एक ही बात है ना। अब देखिए, कार्य का मात्रा तो बताया नहीं तुम लोगों ने। अगर हम कार्य की मात्रा की बात करें यूनिट, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और एक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, इस तरह फॉर्म हो गया पावर। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, ठीक, तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, देखो पावर W बाई टी हुआ, अब यह लिखो आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो पहली पावर कितने निकली, आई स्क्वायर आर निकली, दूसरी क्या निकलेगी, वी स्क्वायर बाई आर निकलेगी, तीसरी क्या निकलेगी, वी आई निकलेगी। क्लियर है, तो पावर के तीन फॉर्मूले क्या निकले, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर बाई और वी आई। दिस इज नोन एज पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है, अब देखिए हम लोग जूल का नियम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस बार जो है आपका यूट्यूब पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट ये आपका वायर है, सपोर्ट डेट ये आपका वायर, ठीक है। इस वायर में जब हम करंट फ्लो करेंगे, इस वायर में हमने जब करंट फ्लो की तो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा मतलब इसमें क्या हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, H होती है। ठीक, तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, धारा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे एक ही में, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर
टी। ठीक, तो ये क्या है, प्रकार की ऊंचाई तो है। ठीक, ये आपका धारा, ये आपका प्रतिरोध और ये आपका समय। क्या होगा, समय। ठीक, अब इसको हटाते हैं तो यहां पे लगा देते हैं 0.24 I²RT। इसी को बोलते हैं जूल का नियम या I²RT/J। ये भी आपका जूल का नियम है, यही ऑप्शन यूपीपीसीएल में दिया था। ठीक है, ओके। अब क्या बचा, 735.5 क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 735.5। ठीक, ये किसमें है, मैट्रिक में। ये सब आपको पता होना चाहिए मैट्रिक सिस्टम में। और एक एचपी बराबर 746 भी होता है, वो किसमें होता है, ब्रिटिश में। एक वोल्ट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ओके। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं, और 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। पता है ना, होता है। एक किलोवाट आवर्स में 846 किलो कैलोरी होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और क्या होता है, बाकी सब पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, ये सब पता है। ठीक है।